नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। तो घटना चक्र पॉलिटी हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। इसके कुछ क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं। इसके साथ ही आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, संविधान का स्रोत और भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो इस तरीके से हम 3 चैप्टर आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसका कारण है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो सत्य बताना है दोनों में से। तो ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सत्य है। बी है, ए और आर दोनों सत्य है और रीजन जो है ए का असर्शन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है और आर असत्य है और डी है, ए असत्य है और आर सत्य है। तो कथन तो दोनों सही है, लेकिन जो रीजन दे रखा है ये कथन की व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कारण देख लेते हैं। भारत का संविधान जो है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य और विचार ग्रहण किए गए हैं। दूसरे देशों से हमने इसमें तथ्य और विचार ग्रहण किए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। तो भारत के संविधान को क्या कहा जाता है? गृहीत संविधान। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो भारत का संविधान एक गृहीत संविधान है और भारत का संविधान जो है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दोनों ही सही है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? ठीक है, संविधान सभा के अंदर वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करना है, ये बात सबसे पहले किसने की थी? तो ये की थी मौलाना आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर सी। तो संविधान सभा में जो वयस्क मताधिकार, इसके विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इन्होंने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। तो अपोज किया था मौलाना आज़ाद ने और इसका समर्थन किया था किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये है वयस्क मताधिकार के पक्ष में और मौलाना आज़ाद थे इसके विपक्ष में। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? मतलब भारत की स्वतंत्रता के बाद में किसने सुझाव दिया था कि जब भारत स्वतंत्र हो जाए तो राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिया था, ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। राष्ट्रीय कांग्रेस को उन्होंने समाप्त करने की बात कही थी स्वतंत्रता के बाद। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है जिसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं? भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये किसने कहा था कि संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं? तो भारत में कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, ये कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए वक्तव्य का एक अंश है। तो 26 नवंबर 1949 को उन्होंने ये वाक्य कहा था। नेक्स्ट है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों एवं भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो एक बार वापस पढ़ लेते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने
अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है आइवर जेनिंग्स का। तो आइवर जेनिंग्स ने ये कथन कहा है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। ठीक है, आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भाई अल्पसंख्यकों को इतना महत्व, अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं को महत्व नहीं दिया गया है भारतीय संविधान निर्माताओं ने। अगला है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये कथन है ऑस्टिन का। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार थे ग्रैनविले ऑस्टिन, इनका था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें वर्णित है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक के लेखक कौन है? ऑस्टिन। ये है इतिहासकार। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? तो महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी भारतीय संविधान सभा के अंदर? तो ये थी 15। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां हैं और उनके अध्यक्ष दे रखे हैं नीचे। तो पहली समिति है इसमें संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी है प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। प्रारूप समिति के है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्र जो है उससे संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति थी इसी की, इसके थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, उप समिति थी इसके अध्यक्ष। संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय से याद रख लीजिए कि इन्होंने देश का एकीकरण किया था। नेक्स्ट है कार्य संचालन समिति थी एक कार्य संचालन से संबंधित समिति, इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। कार्य संचालन से याद रख लीजिए, के से कार्य और के से के.एम. मुंशी। तो इस तरीके से ये प्रमुख समितियां हैं और उनके अध्यक्ष दे रखे हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? अब तो अभी हमने पढ़ा है, प्रांतीय मतलब एकीकरण किया था तो सरदार पटेल ने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हम सबको पता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बी.आर. अम्बेडकर जी थे। इधर समिति दे रखी है और इधर अध्यक्ष दे रखे हैं, मैच करना है। मूल अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्य संचालन से संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? और प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति का तो अपन को पता है कि बी.आर. अम्बेडकर जी थे, तो सही सुमेलित है ये। मूल अधिकार से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। संचालन जो है समिति उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में संघ शक्ति के हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति की है बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, तो संचालन तो कर रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी और संघ शक्ति के हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकारों से संबंधित समिति के कौन है? सरदार पटेल। तो के.एम. मुंशी है, के.एम. मुंशी और के से कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है,
संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित अभी हमने पढ़ा है, सरदार पटेल थे। प्रांतीय समिति के भी ये थे, और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु जो सलाहकार समिति है इसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। तो सरदार पटेल संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, सलाहकार समिति की भी उप समितियां थी। ठीक है, इसके अंदर अगर मूल अधिकार की बात करें, मूल अधिकार उप समिति है, उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। मतलब इसको भी दो पार्ट में अपने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, सलाहकार समिति की उप समितियां हैं ये दो, एक तो है मूल अधिकार की उप समिति और दूसरी है अल्पसंख्यकों की उप समिति। तो मूल अधिकारों की जो उप समिति है इसके अध्यक्ष है जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यकों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष है एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। ठीक है, अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इसके अलावा 6 सदस्य थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनकी अध्यक्षता में गठित थी ये संविधान सभा। इसकी प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे ये सदस्य प्रारूप समिति में? एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। इन 6 के आपको याद रखने हैं। ये है प्रारूप समिति के अन्य सदस्य। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्य थे एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, तो ये अयंगर है और ये अय्यर है, इसे याद रख लीजिए। इसके बाद में है के.एम. मुंशी, इसके बाद में है मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र थे और डी.पी. खेतान थे। ठीक है, इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधव राव और डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु होने के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। तो 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किस किस की? एन माधव राव और डी.पी. खेतान, और इसके बाद में टी.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? संविधान प्रारूप समिति के सदस्य हमने अभी ऊपर डिस्कस किए हैं। तो इसमें एन गोपालस्वामी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी थे, सरदार पटेल जी भी नहीं थे। तो 1 और 3 इसका सही आंसर है। अगला है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति मतलब प्रारूप समिति। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी सब थे इसमें। मोहम्मद सादुल्ला भी थे, के.एम. मुंशी भी थे और ए.के. अय्यर भी थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो प्रारूप समिति के गठन की बात हो रही है। तो ये गठन हुआ था, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। तो याद रखिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अगला है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष की बात करें तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। ठीक है, पहली है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, 2 अप्रैल 1931 में गठित थी एक तो, और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तथा शेष 6 सदस्य कौन कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरिदकर और पट्टाभी सीतारामैया। तो ये तो है पहली झंडा समिति 2 अप्रैल 1931 को, ठीक है, गठित थी ये कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और 6 सदस्य थे इसके, इनके नाम भी याद रख लीजिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरिदकर और पट्टाभी सीतारामैया। दूसरी जो झंडा समिति है, ठीक है, इसका गठन किया गया संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को। तो पहली तो 2 अप्रैल 1931 को, दूसरी है 23 जून 1947 को। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल पहली के, दूसरी के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो है इसके अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, तो आंसर कौन सा होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, क्योंकि इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल तो है नहीं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा संविधान के स्रोत। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो उद्देशिका, इसका विचार कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या यूएस के संविधान से? तो ये लिया गया है यूएस के संविधान से। तो यूएसए के संविधान से अपन ने लिया है उद्देशिका, या जिसको प्रस्तावना भी कहते हैं। तो भारत के संविधान में जो उद्देशिका है इसका विचार संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के संविधान से लिया गया है। और उद्देशिका की भाषा की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। उद्देशिका तो लिया गया है कहाँ से? यूएसए से, और इसकी लैंग्वेज ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? राजनीतिक व्यवस्था की बात हो रही है तो सर्वोच्च कौन है? तो सर्वोच्च होता है संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है। यह विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार और शक्ति प्राप्त करते हैं। तो संविधान है सर्वोपरि, उससे ही सब शक्ति प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू, इसकी संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कौन से देश से ली गई है? तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ध्यान रखिए, उद्देशिका भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है, और न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल सिस्टम जो है, जुडिशियल रिव्यू वाला सिस्टम है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उद्देशिका की भाषा हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट, ये जो इसके अंडर में जो विधानी और आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है और उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन, इसकी व्यवस्था जो है केवल भारत में है, यूएसए में है। भारत और यूएसए में दोनों में है। यूएसए से ही भारत ने ली है ये। निम्नांकित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? मतलब भारतीय परिसंघ में भी पाया जाता है, अमेरिकी परिसंघ में भी पाया जाता है। तो दोनों में क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था दोनों जगह है। अमेरिकी परिसंघ में भी है और भारतीय परिसंघ में भी है। तो यहाँ पर दोनों जगह परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। नेक्स्ट है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था की बात हो रही है, तो किस देश से संबंधित है? तो ये संघात्मक व्यवस्था हमने ली है कनाडा से। ठीक है, कनाडा से क्या ली है? संघात्मक व्यवस्था।
भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा पर आधारित है भारतीय संघवाद। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों की संघ, इसकी परिकल्पना कहाँ से ली गई है? तो ये परिकल्पना ली गई है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से। किसकी? भारत जो है राज्यों का संघ होगा, तो इसकी संकल्पना कहाँ से ली है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। तो भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, इसकी संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट यानी कनाडा से प्रेरित है। तो इसका दूसरा नाम ही कनाडा है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका जो है एक्ट या कनाडा, इससे प्रेरित है। मतलब ये एक्ट का नाम है और ये कनाडा का एक्ट है, ध्यान रखना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? तो ये ली है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय भी शामिल है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों के द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा जो निर्मित कानून है उसको मान्य किया जाता है और इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ये समवर्ती सूची है, ठीक है, इसको 7वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया है। केंद्र और राज्य दोनों को किसी विषय पर जो कि समवर्ती सूची में दिया हुआ हो उस पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अगर टकराव हो जाता है तो केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होता है। अगला है भारत के समवर्ती सूची की संकल्पना जो है उद्धृत की है। कहाँ से उद्धृत की गई है समवर्ती सूची की संकल्पना? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है ये उद्धृत की है, मतलब ली गई है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ग्रहित की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। तो भारत के संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इनकी संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसमें उपबंधित किया है। तो भाग 4 में किया गया है, 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। अगला है भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है? तो आयरलैंड से लिए हैं हमने नीति निर्देशक तत्व। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा, इसको प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए। तो राज्यसभा के गठन की प्रतिभा के गठन में जो प्रतिभा, अनुभव और सेवा, ठीक है, इसको प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए। तो आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा, इसको प्रतिनिधित्व देने मतलब नामांकन के द्वारा, ठीक है, राज्यसभा के गठन में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश या आयरलैंड के गणतंत्र से प्रभावित हुए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? आपात उपबंध और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो मूल अधिकार हमने लिए कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। शासन की संसदीय शक्ति हमने ली है, संसदीय शक्ति ये ली है यूके से। आपात उपबंध की बात करें तो ये हमने लिए हैं कनाडा से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने लिए हैं कहाँ से? आयरलैंड से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। मूल तो सही सम्मेलन देखिए, मूल अधिकार लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली ली है ग्रेट ब्रिटेन से। संसद से याद रखना ग्रेट ब्रिटेन या यूके से लिया है। समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? ये ली है हमने ऑस्ट्रेलिया से। आपात के उपबंध लिए हैं हमने जर्मनी का वाइगर संविधान जो है वहाँ से लिए हैं।
और राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं हमने आयरलैंड से। ठीक है, तो आपात उपबंध हमने कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से। ध्यान रखना है, ये आपात उपबंध कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से। कनाडा से नहीं लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं। तो कनाडा से हमने क्या लिया है? ठीक है, कनाडा से हमने लिया है संघीय व्यवस्था। कनाडा से क्या लिया है? संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सही सम्मिलित नहीं है, बताना है, सॉरी। मौलिक अधिकार हमने लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से, सही है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है, तो सी ऑप्शन इसका सही है, मतलब ये जो है सम्मिलित नहीं है। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई है। तो भारतीय संविधान के अंदर कनाडा के संविधान से संयुक्त से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन आदि ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, कनाडा से क्या क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ एक तो संघीय व्यवस्था ली है हमने, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा से लिया है। ठीक है, तो इसमें सही मैच होना चाहिए था कनाडा। इसके बाद में केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति भी कनाडा से ली गई है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन आदि ग्रहण किए गए हैं, जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तो उद्देशिका की भाषा है, दोनों सदनों की बैठक है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। नेक्स्ट सही उत्तर का चयन करना है, मैच करना है इनको। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व हमने लिए हैं आयरलैंड से। मंत्रिमंडलीय सरकार ये ली है ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र और राज्य के संबंध हमने लिए हैं कनाडा से, तो डी इसका सही आंसर है। मौलिक अधिकार अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। सम्मिलित करना है। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, तो इनको सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो विधि का शासन जो है ये कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। इसके बाद में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये ली गई है जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये लिया गया है कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची इसको बोलते हैं, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल के द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कनाडा से, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। मूल अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से ली गई है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मूल अधिकार अमेरिका से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से और संघ व्यवस्था ये ली गई है कनाडा से। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, तो मौलिक अधिकार तो लिए हैं हमने ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राज्य अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं हमने रूस से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, रूस से लिए गए हैं, या सोवियत संघ था ये पूर्व में, यहाँ से लिए हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 के मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। तो कहाँ से लिए गए हैं? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से।
कथन और कारण, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है और कारण है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो इसमें से ये कथन है, इसका कारण ये है, तो दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान हो गया है और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसमें 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान है भारत का, 22 भाग है, इसमें 395 अनुच्छेद है और इसके बाद में है 12 अनुसूचियां। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ, इसलिए दोनों ही इसमें सही है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को जोड़ने से लंबा नहीं हुआ। ठीक है, तो रीज़न इसका गलत है, हालांकि कथन दोनों सही है सेंटेंस, लेकिन रीजन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो मूल अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? सैम किशन यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? लिखित संविधान मतलब कहाँ से शुरू हुआ है? तो ये लिखित संविधान शुरू हुआ है अमेरिका से। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। तो पहला कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, सबसे छोटा है ये, इसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का, और सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, और इसमें कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद। नेक्स्ट पार्ट है भारतीय संविधान के कुछ भाग, तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को भागों में विभाजित किया गया है 22 भागों में। ठीक है, याद रखिए 22 भागों में भारतीय संविधान को डिवाइड किया गया है। वर्तमान में कितने हैं? 25 भाग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता किसमें दी गई है? संविधान के भाग 2 में। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं भाग 6A में, और राज्य दिए गए हैं संविधान के भाग 6 में। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? मौलिक कर्तव्य सही नहीं है। मौलिक कर्तव्य जो है ये 4A के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, तो संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, बाकी सारे सही है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार है भाग 3 में। इसके बाद में राज्य है संविधान के भाग 6 में। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो 3 सोपानों के अंदर पंचायतें बनेगी, ये परिकल्पना की गई है भाग 9 में। ठीक है, तो भाग 9 में क्या है? पंचायतें और 3 सोपानों में बनाने की परिकल्पना। संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा 24 अप्रैल 1993 को अंतः स्थापित संविधान के भाग 9, इसके अंदर 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 है, इसके खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 इसके अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। ठीक है, तो 20 लाख से अधिक की अगर आपकी जनसंख्या है किसी क्षेत्र की या राज्य की, तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन जो है उस राज्य में नहीं किया जा सकेगा। तो 3 सोपानों के अंदर पंचायतों का गठन होगा। ठीक है, ये दिया गया है 243 के खंड 1 में। तो ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर, इस पर पंचायतों का गठन किया जाएगा।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में कौन सा भाग है? तो यह है भाग 11 अध्याय 1। ठीक है, ये किसके बारे में है? संघ और राज्यों के बीच जो विधायी शक्तियाँ होती है, विधायी संबंध होते हैं, उसके बारे में। तो भारतीय संविधान के भाग 11 और इसका अध्याय 1, मतलब इसके अंदर आते हैं अनुच्छेद 245 से लेके 255 तक। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, मतलब 245 से लेके 255 तक के संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के बारे में है ये। ठीक है, और ये कौन सा पार्ट है? भाग 11 अध्याय 1। जबकि इसी भाग का जो अध्याय 2 है, एक में तो है संघ और मतलब केंद्र और राज्य, संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियाँ, और इसी का जो सेकंड चैप्टर है अध्याय 2, मतलब अनुच्छेद 256 से लेके 263, इसमें प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। तो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो विधायी संबंध है और एक है प्रशासनिक संबंध। तो भाग 11 के अध्याय 1 में है विधायी संबंध, भाग 11 के अध्याय 2 में है प्रशासनिक संबंध। अगला है, सूची 1 में विषय दिए गए हैं, सूची 2 में संविधान का भाग दिया गया है। तो उपाधियों का अंत, ग्राम पंचायतों का संगठन, 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो ये जो है कौन से संविधान का भाग है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो उपाधियों का अंत, ये जो भाग ये है मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायतों का जो है संगठन, ये आता है संविधान के भाग। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों का गठन है। इसके बाद में 6 से लेके 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा के अवसर, ये है मौलिक कर्तव्य के अंदर। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो ये है संविधान के भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र है इसके अंदर। तो सही सम्मेलन है, उपाधियों का अंत मूल अधिकार में आ गया, ग्राम पंचायतों का संगठन आ गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये आ गया मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये आ गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा युग्म है, ये बताना है। तो संविधान का चौथा भाग है मौलिक कर्तव्य, सही है, ये सही सुमेलित है, बाकी सारे गलत है। संविधान का दूसरे भाग की बात करें तो नागरिकता है, तीसरा भाग है मौलिक अधिकार, चौथा भाग है नीति निर्देशक तत्व, और चौथा कै भाग है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, पांचवा भाग है संघ से संबंधित। इस प्रकार सही सुमेलित कौन सा है? सी है। ठीक है, तो इसमें नागरिकता है संविधान के भाग 2 में, मौलिक अधिकारों इनकी बात की गई तो ये है संविधान के भाग 3 में, और 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 4 के में है मौलिक कर्तव्य। अगला, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। नागरिकता भाग 2 में सही है, संघ और राज्य क्षेत्र ये भाग 7 में नहीं है, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है नगर पालिकाएं, ये है 9A में, और निर्वाचन है भाग 15 के अंदर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है, तो ये सेकंड वाला गलत है। इसमें नागरिकता आती है भाग 2 में, संघ राज्य क्षेत्र आते हैं भाग 8 के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है, संघ राज्य क्षेत्र किस में आते हैं? भाग 8 में आते हैं संघ राज्य क्षेत्र। इसके बाद में नगर पालिकाएं आती है भाग 9A में, और निर्वाचन आता है भाग 15 के अंदर। ठीक है, निर्वाचन किस में आता है? 15 के अंदर। अगला है सूची 1 और सूची 2, संविधान का भाग है 9 के अंदर क्या है? भारतीय संविधान का भाग है 8, फिर है 4A। 4A में तो क्या आता है? मूल कर्तव्य आते हैं। इसके बाद में 9A, तो 9A में आती है क्या? नगर पालिका। तो 2 तो हमको वैसे ही याद है। तो संविधान के भाग 9 के अंदर आती है पंचायत,
और 9A में आती है नगर पालिका। दोनों ऐसे याद हो जाएंगे, 9 में आती है पंचायत, 9A में आती है नगर पालिका। इसके बाद में संविधान के 4A में मूल कर्तव्य आते हैं और 8 में आता है संघ राज्य क्षेत्र। अगला है सूची को सम्मिलित करना है। पंचायत आती है किसमें, 9 में, और सही सम्मिलित नहीं है बताना है, ये सही है। नगर पालिका है 9K में आती है, सही है। सहकारी समितियां 9K में आती है। अधिकरण भाग 10 में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर है। ठीक है, मतलब गलत मैच है ये, इस तरीके से आंसर हो जाएगा अपना डी। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम है 1992, इसके तहत भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन 1992, 73वां हुआ, 92 में 74वां भी 92 में हुआ। इसके द्वारा संविधान में भाग 9K जोड़ा गया जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011, इसके द्वारा संविधान में भाग 9K जोड़ा गया जो सहकारी समिति से संबंधित है। जबकि संविधान के भाग 10 इसके अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। ठीक है, तो भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान। भाग 14K में अधिकरणों की व्यवस्था है। 14K में क्या है, अधिकरण। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं 9 के अंदर। और 9K में क्या है, नगर पालिका है। 9K में क्या है, सहकारी समिति है। अगला है संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो भाग 9 में किए गए हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ और आपात उपबंध, तो कौन कौन से भाग में है। मौलिक अधिकार है मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य है भाग 4A के अंदर। इसके बाद में संघ है भारत के भाग 5 में, और आपात उपबंध है भाग 18 में। ठीक है, तो इस तरीके से है। मौलिक अधिकार है भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य है भाग 4A में, संघ है भाग 5 में, आपात उपबंध है भाग कौन सा है ये, 18 में। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। राज्य भारत का महान्यायवादी, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये कौन कौन से भाग में है, तो मूल कर्तव्य है भाग 13 के अंदर। ठीक है, मूल कर्तव्य किसमें है, सही सम्मिलित नहीं है बताना है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य है भाग 4K में, राज्य है 6 में, भारत का महान्यायवादी भाग 13 के अंदर नहीं है। ठीक है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये है भाग 6-5। ठीक है, भाग कौन सा है, 14 है, भाग 14। तो मूल कर्तव्य है 4K में, राज्य है 6 में, भारत का न्यायवादी है 5 में, तो ये है 5वें भाग में है भारत का न्यायवादी, और ये अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं भाग, ये है 14 के अंदर। ठीक है, तो बाकी सारे मैच है, तीसरा गलत है इसमें। भारत का न्यायवादी भाग 13 में नहीं है, भाग 5 में है। ठीक है, और ये है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। संविधान का भाग है 15, संविधान का भाग है 16, संविधान का भाग है 17 और संविधान का भाग है 18। तो ये किस किस से संबंधित है, तो मैच देख लेते हैं। तो संविधान का भाग 15 जो है ये संबंधित है निर्वाचन से। 16 ये भाग है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधों से। 17 है राजभाषा से। 18 है आपात उपबंध से। तो चारों याद रखिए, 15 से लेकर 18 तक। 15 निर्वाचन, 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। इसके बाद में 17 है राजभाषा और 18 है आपात उपबंध। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, तो अभी अपने पढ़ा है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है संविधान का भाग 16। 17 है राजभाषा से और 18 किससे संबंधित है, आपात उपबंध से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।